क्या दहेज प्रथा भारतीय है? पश्चिमी विद्वान, ब्रिटिश लेखक, चिंतक और दार्शनिक ये सब लोग भारतीय सभ्यता का दहेज प्रथा और दहेज के लिए स्त्रियों पर अत्याचार और हत्या के लिए अक्सर हम भारतीयों का मखौल उड़ाया करते हैं और हमारी निंदा किया करते हैं और बहुत ही असभ्य करार देते हैं हमको। तो आज हम इसको ठीक से देखने का प्रयास करते हैं कि ये दहेज प्रथा क्या वाकई में भारतीय है। हिंदू और भारतीय समाज में पश्चिमी विद्वान और लेखक, खास तौर से ब्रिटिश, दहेज प्रथा और इसके चलते स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार और उनकी हत्याओं के कारण भारतीय सभ्यता, खासकर हिंदुत्व का बहुत ही उपहास उड़ाया करते हैं और बहुत ही असभ्य करार दिया करते हैं हिंदुत्व को, हिंदू सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को। ये बहुत ही असभ्य और जाने क्या क्या करार दिया करते हैं और इसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहकर इसका मजाक उड़ाया करते हैं और भी तमाम अच्छे शब्दों से ये अपमान किया करते हैं। तो आज हम इसे देखने का प्रयास करते हैं, क्या दहेज प्रथा वाकई में भारतीय है या इसका असली कारण कुछ और ही है या कुछ और ही खेल इस बात का है। दहेज प्रथा की सत्यता के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। संसार की लगभग सभी सभ्यताओं में, मिस्र और यूरोप की अन्य सभी सभ्यताओं में, यूनानी सभ्यता हो, दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। भारतीय सभ्यता को छोड़कर, हिंदू या सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को छोड़कर बाकी दुनिया की सभी बड़ी सभ्यताओं में दहेज प्रथा का उल्लेख मिलता है। भारत में दहेज प्रथा ब्रिटेन के द्वारा लाई गई, अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई, जब अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा था और तथाकथित सभ्यता में हमें ढालने का प्रयास कर रहे थे। अपनी वो चोर, उचक्की और डकैतों वाली सभ्यता के द्वारा हमें सभ्य करने का प्रयास जब कर रहे थे, वो समझते थे कि हम असभ्य हैं और हमें वो सभ्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उस दौरान ब्रिटेन में दहेज प्रथा खूब फल फूल रही थी, वहाँ पर यह पूर्ण विकसित रूप में थी और उन धूर्तों के द्वारा यह दहेज प्रथा भारत में लाई गई। अब 300 BC के आसपास भारत में आने वाले विदेशी यात्री, जिनकी यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक धरोहरों या ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनमें एरियन और मेगास्थनीज, इन दोनों के किसी भी डॉक्यूमेंट में भारत के तत्कालीन समाज में दहेज प्रथा का उल्लेख नहीं पाया गया है। इन्होंने अपने दस्तावेज़ों में, अपने लेखों में, अपने पुस्तकों में भारतीय समाज में दहेज प्रथा का पूर्ण अभाव बताया है। उस समय इनके जब ये भ्रमण करने भारत में आए थे, भारतीय समाज में दहेज प्रथा का नामो निशान नहीं था। अल-बरूनी भी अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में भारतीय समाज में दहेज प्रथा के पूर्ण अनुपस्थिति का उल्लेख करता है। फिर यह कैसे हुआ और यह आज जो हमारे सीने पर सवार है, हमारे पूरी सभ्यता को बहुत ही गंभीर घाव देने वाली यह कुप्रथा कहाँ से हमें मिल गई? दरअसल यह अंग्रेज़ों द्वारा लाई गई। जब अंग्रेज़ हम पर शासन कर रहे थे तो इनका जो दुष्ट डलहौजी था, उसने राज्य हड़प नीति को लागू किया भारत में और इस नीति के अनुसार अगर किसी राज्य के पास वारिस पुत्र नहीं होता है तो उसकी संपत्ति कंपनी की हो जाएगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की उसकी संपत्ति हो जाएगी। इसी नीति के तहत इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य झांसी बाल गंगाधर राव से ले लिया था। इसी तरह से इन्होंने और भी तमाम राज्यों और उनकी संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लिया था। यह करके इन दुष्ट अंग्रेज़ों ने भारतीयों की संपत्ति को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान कर दिया था और उस संपत्ति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए परिवार में पुरुष संतान का होना अनिवार्य हो गया था दुष्ट डलहौजी की इस राज्य हड़प नीति के कारण। और ऐसे फिर तमाम बाद में इन्होंने कानून बनाए जिनके चलते भारतीय समाज में संपत्ति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर हस्तांतरण के लिए परिवार में पुरुष संतति का होना अनिवार्य हो गया। इससे पूर्व भारत में यह दशा थी कि अचल संपत्ति, जो घर
ज़मीन, कृषि योग्य ज़मीन, वन संपदा, बाग बगीचे इत्यादि जो होते थे वह पिता से अपने पुत्र को हस्तांतरित होते थे। जबकि सोने चांदी और गहने इस तरह के जितने भी धन होते थे जो जिन्हें चल संपत्ति कहा जाता था, यह अपनी माता से पुत्री को परंपरागत रूप से प्राप्त होते थे, वंशानुगत रूप से प्राप्त होते थे। इसको गहने और सोने चांदी के अन्य वस्तुओं को माता अपनी पुत्री को प्रदान करती थी। इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसका हस्तांतरण होता था और इसको स्त्री धन कहा जाता था। और इस स्त्री धन के कारण समाज में स्त्रियों की बहुत ही अच्छी दशा थी। लेकिन दुष्ट अंग्रेज़ों ने इस प्रथा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने भारतीय समाज में डलहौजी की राज्य हड़प नीति को लागू किया और जिसके चलते समाज में धन संपत्ति को परिवार में बनाए रखने के लिए पुरुष संतान का होना अनिवार्य हो गया। इस तरह से भारतीय समाज में पुरुष संतान की चाहत इतनी अधिक जोर पकड़ने लगी, पुरुष संतान के प्रति लगाव या पुरुष संतान के प्रति चाहत इतनी अधिक होने लगी, क्योंकि अगर पुरुष संतान परिवार में नहीं होगा तो संपत्ति तत्कालीन ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता, वो लोग छीन लेते थे। और इस तरह से हम देखते हैं भारतीय समाज में पुरुष का वर्चस्व इन दुष्ट ब्रिटेनों के कानूनों के द्वारा लाया गया, और जबकि ये हमें इसके लिए दोषी ठहराते हैं, हमारा मखौल उड़ाते हैं और कहते हैं यह तो हिंदुओं की कुप्रथा है जो इनके समाज को बर्बाद कर रही है। जबकि यह प्रथा सीधे सीधे तौर पर इन धूर्त ब्रिटेनों द्वारा भारत में लाई गई और हम पर थोपी गई और हमें कानूनी रूप से बाध्य किया गया इस प्रथा को अपनाने के लिए, अन्यथा ये भारतीय परिवारों का सारा धन संपत्ति छीन लेते थे। इससे बचने के लिए भारतीयों ने धीरे धीरे इसको अंगीकार कर लिया। अगर हम आज भी भारतीय समाज और पश्चिमी समाज का तुलनात्मक अध्ययन करें दहेज हत्या और इन सब बातों को लेकर, तो संपत्ति के परंपरागत हस्तांतरण को लेकर पश्चिमी सभ्यता में बहुत ज़्यादा हत्याएं होती हैं भारतीय समाज के मुकाबले। भारत में जो दहेज हत्याएं होती हैं इनके मुकाबले पश्चिमी सभ्यता में इस तरह की हत्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। स्त्रियों की हत्याएं, ऐसी उन पर अत्याचार और उनके परिवारों में भी संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर होने वाली हत्याओं का प्रतिशत भारतीय समाज के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। लेकिन कितने अजीब बात है, जहां भारत में ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो वो बड़ी धूर्ततापूर्वक इन घटनाओं को भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जोड़ देते हैं और उसको निंदित करते हैं, अपमानित करते हैं। जबकि यही घटनाएं जब उनके समाज में होती हैं तब तो यह समाज में होने वाले एक सामान्य से सामाजिक अपराध के रूप में उसको देखते हैं और उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। इसको अपने सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में नहीं देखते हैं। यह इन धूर्तों का दोहरा रवैया। तो इस तरह से हमने देखा कि दहेज प्रथा जो है यह भारतीय समाज की देन नहीं है, इसको ब्रिटेन द्वारा भारत में लाई गई।